नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, अब तक पिछले 2 अध्यायों में हमने देखा कि किस तरह से यशोधर बाबू दिल्ली में आए रहे और उनका अपने परिवार के साथ टकराव का कारण क्या है। उनके जो बच्चे हैं वो नई विचारधारा के हैं और यशोधर बाबू पुरानी विचारधारा के हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंतिम चरण में भाग नंबर 3 में कि यशोधर बाबू ने किस तरह से अपने अपने अंतिम दिन हैं वो व्यतीत किए और वो किशनदा के बारे में क्या क्या सोचते हैं और किशनदा की क्या क्या शिक्षाएं उन्हें याद रहती हैं। तो आइए देखते हैं भाग नंबर 3। ऐसे बच्चे हैं और अपने माँ और बाप को ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं। यानी बेटा है बाप से कहता कि पापा मुझे सब कुछ पता है लेकिन आपको कुछ पता नहीं। तो ऐसे बेटे बेटे नहीं होते। चाहे पापा उस फील्ड में नहीं रहा है लेकिन वह फिर भी नेक सलाह दे सकता है। इसलिए हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगा अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, श्याम का राशन लाना, CGS HS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें। अब हम क्या कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा कि वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। यानी यशोधर बाबू जो काम करते हैं वो सोचते हैं कि उनके बेटे कहें कि इस काम को हम कर देंगे। लेकिन एक आध बार कहा भी तो उन्होंने एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया कि तू क्यों नहीं कर देता, तू क्यों नहीं कर देता। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है तब से बच्चों का इस प्रसंग से में एक ही वक्तव्य है, बाबा हमारी समझ नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाओ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर को तनख्वाह मैं ही दे दूंगा। अब यशोधर बाबू को ये बात खलती है। यशोधर बाबू को यही समाओ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता है, अकाउंट में या ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता। देखिए भाई यशोधर बाबू है वो पुराने ख्यालात के हैं। वो चाहते हैं कि उनके बेटे जितनी सैलरी आती है उसका सारा हिसाब किताब उन्हें दें या वो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लें। लेकिन आज के जो युवा हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट यानी साझा खाता नहीं खोल सकता था। झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो 30 पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना है कि यह काम मैं अपने पैसे से करने के लिए कह रहा हूँ, अपने से नहीं, आपके से नहीं। आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं। यानी भाई बेटा बराबर ये बाप से बार बार ये बात कह रहा है कि बाबा मैं ये पैसे खुद दे रहा हूँ, आप बीच में क्यों टोका टिप्पणी कर रहे हो। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक का अपना बना लिया है, यानी क्वार्टर तक को अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर में खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रीज। क्या हुआ है यह। और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी लेके आया हूँ। यह कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करे, क्वार्टर ही उसका हो गया है,
वह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो उसके लिए, इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझते हैं यशोधर बाबू, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू अपनी घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ। कहते हैं यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर सुनती नहीं सुनती है, यानी यशोधर बाबू समझा रहे हैं, उनकी सुनती तो है लेकिन नहीं सुनती है, मतलब उन पे कोई अमल नहीं करती है, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है। सब्जी का झोला लेकर के यशोधर बाबू खुदी हुई सड़क से, टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से, पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल 1 को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती पे लिखा हुआ, उसका नाम है वाईडी पंत, यशोधर बाबू। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि वह किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार खड़ी थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटक रहे थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ एक साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड टू योर फादर्स, यानी तुम अपने पिता को मेरी तरफ से शादी की सालगिरह मुबारक हो कहना। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा होगा? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को ही दिया, जो करते होंगे ये लोंडे मोंडे, इन्हीं की माया यही जाने। यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी थी। उनकी जीन और बगैर टॉप का, बगैर बाँ का टॉप पहने यशोधर बाबू उसे कई मरतबा कह चुके हैं कि तुम्हारी ये पतलून और शैडो वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी, ऐसी जिद्दी है कि इसे ही पहनती है। यानी जींस टॉप पहनती है जो आज कल की लड़कियां पहनती हैं। बुजुर्ग जिसको पसंद नहीं करते हैं। यशोधर बाबू बार बार अपनी बेटी को मना कर चुके हैं, लेकिन वह फिर भी इन्हें पहनती है। और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है, कहती है कि वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया है, बहुत तुम्हारे कहने पर समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है, पुत्री का पक्ष लेने वाली। यह पत्नी इस समय ओठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाए हुए है, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती हैं, यानी अच्छी मालूम नहीं होती हैं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी, लोअर डिवीज़न क्लर्क टाइपों से ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर तब भी पार्टी चल रही, अब भी पार्टी चल रही है। उनके पुत्र और पुत्रियों के कई मित्र, उनके कुछ रिश्तेदार जमा हुए हैं। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी लगाई, बब्बा आप भी हद करते हो, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे हो, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब होने लगी? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा है तब से। यह टिप्पणी भी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का भांजा लगता है।
यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं, भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ न आता हो। तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार प्लस में कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर प्लस पकर्स, यानी कि तनख्वाह तो है ही, उसके साथ साथ कुछ और भी पैसे उन्हें मिलते हैं, अतिरिक्त जो पैसे मिलते हैं। यानी इस तरह के पैकेट्स पाना, फिक्स पैसे पाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई समाऊ, मेरी तो समझ में आता नहीं, इनकी क्या ज़रूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात की थोड़ी सी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं है। तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हैं। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया है कि इसका क्या फ़ायदा है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, और यह ठहरा कि इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम तक खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं है, गला पकड़ लेता है कहते हैं, मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पी करके अपने को धन्य अनुभव करते हैं। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगी, तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए थे, जिसने अपने विवाह में कभी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया, बगैर किसी खास धूमधाम के उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाइयाँ और 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय सब कुछ मौजूद हैं। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 1947 को हुई थी, और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर में फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था, तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा। इसी बहाने गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्नशाला समहाउ भयंकर ओछाहट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया है। यानी जो मार्केटिंग कंपनी में इनका रिलेटिव है, रिश्तेदार है, वह यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता है। वह कहता है कि तुम्हारा बेटा उसने बिगाड़ दिया, लेकिन पत्नी है वो इन पर झिड़कियाँ लगाती है कि उन्होंने तुम्हारे बेटे की लाइफ बना दी है। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर के जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया हो उनकी ओर YD पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर के स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने
हरचंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा रसमलाई लेकर के जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जाकर के खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम होती है। बेटी उन्हें लगभग खींच करके ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, मैं इन सब को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन एनीवे कोई नहीं। उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा है, अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने से क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा ले। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का प्रयत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अभी तक संध्या नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझला करके कहा, तो बाबा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो अहेड, यानी जाओ, नो फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी होती है भाई, उसको अंग्रेजी में आप कहते हैं कि किसी बात को एक फॉर्मेलिटी, यानी कि सही मन से किसी काम को ना किया जाना। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई है, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठ करके चले जाएं। बेटा वीडियो ज़रूर बड़ा है, लेकिन कहानी पूरी करने के लिए एक वीडियो बनाना पड़ा, आप इसको देखते रहिए। उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर के जागते रहे और कहते रहे, जल्दी आइए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15-20 मिनट की पूजा में को लगभग 25 मिनट तक करके खींच लेने के बाद भी जब बैठक में मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू ने पद्मासन साध करके ध्यान लगाने में बैठ गए। वे चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। यानी उनका मन, वो अपने मन को एक प्रभु में लगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें तो केवल किशनदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पैजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए हुए इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बात और अच्छी तरह से समझने के लिए। यानी वह ध्यान मग्न होकर के किशनदा के बारे में ही सोच रहे थे। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार मार करके न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सिकुड़ते हुए किशनदा प्रवचन करते और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे।
यशोधर बाबू को लगता कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन करा सकेंगे, बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमदा से मालूम होते थे। कैसी बीबी, कहाँ के बच्चे, ये सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है कि वह किसी दिन इतना अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनके घरवाले उन्हें झिड़कते हुए आ पहुँचे कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे हुए स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं, कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन हैं। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहन करके संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली थी और उनके बच्चे इनके सख्त खिलाफ हैं। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर, यानी सभी जा चुके हैं और पार्टी समाप्त हो चुकी है। यशोधर बाबू ने मुस्कुरा करके अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है? यानी मैं जिस गमछे में हूँ, मैं क्या उसमें अभी रह सकता हूँ? उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए हैं, इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहन करके बैठक में चले आए। बब्बा, यू आर द लिमिट, यानी तुम अपनी मर्यादा में रहो। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे, यानी जो हमें अच्छा लगेगा हम वही पहनेंगे, ना तुम्हारी तरह जीन पहन करके हमें तो सज आती नहीं। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट हैं, उपहार हैं, खोलिए ना। आह, इस उम्र में क्या हो रहा है? प्रेजेंट, तुम खोलो, तुम्हें इस्तेमाल करो, कह करके शर्मिली हंसी से भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठा करके खोलते हुए बोला, इसे तो ले ही लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा फ्लोअर पहन करके चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहन करके जाया कीजिए। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नुच करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सैस कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन, उन्होंने कहा, और उनकी आंखों की कोर और जरा सी नम हो गई। यह कहना मुश्किल हो गया कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहन करके दूध लेने जाया करें। वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या कि इस गाउन को पहनकर आप अपने अंगों में वह किशनदा उतराया जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने ये कहानी पढ़ी। बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसके प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।